गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फंक्शन एनाटॉमी ऑफ हार्ट डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, और आज का पहला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट करते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऊपर, उसको हमने अलग लिख दिया है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है, बट हमने इसको अलग ग्रुप बनाया है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एक्साइटेबिलिटी यानी एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो कैसा है। ऑटो रिदमिसिटी, अपने आप से इंपल्स जनरेट हो रही है ऐसे नोड में और रेगुलरली चलती रहती है। और कंडक्टिविटी, ये एक्शन पोटेंशियल ये इंपल्स ट्रेवल कर रही है एट्रियल मसल के थ्रू और वेंट्रिकल मसल में, तो ये कैसे कंडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद मसल कंट्रैक्ट करती है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। स्टैर्लिंग्स लॉ ऑफ फोर्स कंट्रैक्शन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के ऊपर बहुत से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो इन प्रॉपर्टीज में शो किया है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसका इफेक्ट क्या है। फ्रॉग का डिसेक्शन करके बहुत सी हम प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं और उसको लाइगेट करते हैं। साइनस वेनोसस एट्रिया के बीच में लाइगेट करते हैं और एट्रिया और वेंट्रिकल बीच में लाइगेट करते हैं, यानी हार्ट ब्लॉक प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या इफेक्ट होता है। एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या है, कंपल्सरी पॉज क्या है, रेफ्रेक्टिव पीरियड इसका बहुत लॉन्ग है, उसको डिस्कस करेंगे। ऑल और नन लॉ, स्टेयरकेस फेनोमेना, समेशन ऑफ स्टिमुलाई एंड इफेक्ट ऑफ वेगल स्टिमुलेशन, वेगल एस्केप, ये सब क्या है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट, जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी, ऑटो रिदमिसिटी एंड कंडक्टिविटी। द ह्यूमन हार्ट हैज ए स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर सेल्फ रिदमिकल एक्साइटेशन एंड रिपीटेटिव कंट्रैक्शन। अपने आप से इंपल्स जनरेट होती है रेगुलरली, रिदमिकली, और मसल एक्साइट होती रहती है और कंट्रैक्ट करता रहता है हार्ट लाइफ लॉन्ग। ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ, फीटल लाइफ में 4 वीक्स पर हार्ट डेवलप हो जाता है, यानी अबाउट 1 मंथ पर। और उस वक्त हार्ट बीट जो है 65 पर बीट होती है फीटस की। ब्लड वेसल्स भी डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे हार्ट का साइज बढ़ता है, ब्लड वेसल का साइज बढ़ता है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड 140 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट होता है, जबकि एडल्ट का हार्ट रेट 70 to 75 है नॉर्मली। तो ये हार्ट है, ये स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस कर चुका है, आप लोगों को आइडिया ही है, इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। इंपल्स जनरेट होना और आगे बढ़ना, उसके लिए कंडक्टिंग पेसमेकर और कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट के अंदर। ऐसे नोड जो पेसमेकर है, फिर ये त्रिप्रेशियल चैनल्स हैं, एवी नोड है यहाँ पर, फिर बंडल ऑफिस है, 2 ब्रांचेस हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर पुरकंजे फाइबर्स हैं। ये भी पहले वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। और ये देखिए एक एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर्स और बैक में से एक ब्रांच जाती है, वो लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है। इस तरह से दोनों एट्रिया एक साथ एक्साइट होते हैं, एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये ब्रांच शो की है। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज, electrical properties of the heart or cardiac muscle. Excitability means generation of action potential in the cardiac muscle, atria or ventricle में. Autorhythmicity, generation of potential in the pacemaker, that is SA node, and this potential is called pacemaker potential, which is followed by action potential in SA node. ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और after production in the SA node, this impulse conducts थ्रू कंडक्टिंग सिस्टम, दैट इज कंडक्टिविटी। तो 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी होना तो ये चाहिए। स्टार्टिंग यहां से होती है, ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट कर रही है, फिर कंडक्ट कर रही है, और जब कंडक्ट करती है तो एट्रिया में जब आती है तो एट्रियल मसल एक्साइट होती है, वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल मसल एक्साइट होती है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए एक्साइटेबिलिटी को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। एक्साइटेबिलिटी क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग टिश्यू टू गिव रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। जब भी हम कोई स्टिमुलस देंगे लिविंग टिश्यू को, वो रेस्पॉन्स देगा, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। और रेस्पॉन्स क्या है यहाँ पे हार्ट मसल का, और ऑल द टिश्यूज द इनिशियल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज
डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये रेस्पॉन्स है। एंड दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक्शन पोटेंशियल इज फॉलोड बाय फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ कंट्रेक्शन। मसल कंट्रैक्ट करेगी उसके बाद, तो पहले इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और बाद में मैकेनिकल इफेक्ट। हार्ट के एक्शन पोटेंशियल को समझने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल में, और थोड़ा डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। देखिए स्केलेटल मसल का जो एक्शन पोटेंशियल है ये शो रहा है -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का आपको कॉज मालूम है कि थोड़ा सा पोटेशियम अंदर से बाहर जाता रहता है, और सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ पे जो 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव है और अंदर निगेटिव है। कितना निगेटिव है? -90 मिली वोल्ट। दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हेन देयर इज एनी स्टिमुलस गिवन टू द स्केलेटल मसल फाइबर, ये स्टिमुलस आर्टिफैक्ट है, थोड़ा सा टाइम लेता है जिसे लेटेंट पीरियड कहते हैं, और उसके बाद में डीपोलराइजेशन होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होती हैं और पहले स्लोली सोडियम अंदर आता है, -90 मिली वोल्ट से कम होता है ये -65 या से लेकर -75 मिली वोल्ट तक पहुंचता है। ये स्लो डीपोलराइजेशन है, यानी स्लो सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से। जब ये -65 टू -75 मिली वोल्ट पर पहुंच रहा है, दैट इज फायरिंग लेवल और थ्रेशोल्ड लेवल, तो मैक्सिमम सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है। एंड आफ्टर दैट देयर इज रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है और पोटेंशियल ऑलमोस्ट भी 0 तक पहुंचा है, यानी कि पोटेंशियल बराबर हो गया, बाहर का और अंदर का भी 0 पोटेंशियल हो गया। उसके बाद सोडियम और अंदर जाता है तो अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो गया, दैट इज नॉन द डीपोलराइजेशन, ये पोलरिटी बदल गई, तो ये पॉजिटिव होता चला गया और अल्टीमेटली ये +35 मिली वोल्ट से लेकर +55 मिली वोल्ट तक यहां पर पहुंचता है। तो ये रैपिड डीपोलराइजेशन है, ये ओवरशूट कहलाता है। यहां पे आके सोडियम चैनल्स क्लोज होना शुरू होती हैं। नाउ स्टार्ट्स रीपोलराइजेशन, अब पोटेशियम चैनल ओपन होंगी और पोटेशियम इफ्लक्स शुरू हो जाएगा, यानी अंदर से पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा और बाहर फिर रीपोलराइजेशन होना शुरू होता है, ये 0 तक आ गया और रैपिडली अल्टीमेटली ये फिर -90 मिली वोल्ट तक आ गया। रैपिड रीपोलराइजेशन ये पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से है, पोटेशियम एग्जिट की वजह से, लेकिन पोटेशियम उसके बाद में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, स्लो पोटेशियम बाहर जा रहा है और फिर -90 से भी नीचे चला गया, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। अल्टीमेटली फिर -90 मिली वोल्ट पर जाके रीस्टोर हो गया। तो ये तो रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यहाँ पर, और फिर ये पोटेशियम चैनल भी क्लोज हो गई। लेकिन अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वक्त में कुछ एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आ गया है, कुछ एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर आ गया है, तो ये भी रिस्टोर होना। तो यहाँ पे फिर सोडियम पोटेशियम पंप का रोल है, तो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है और अल्टीमेटली सोडियम पोटेशियम का आयनिक कंसंट्रेशन भी रिस्टोर हो जाता है। ये स्केलेटल मसल का एक्शन पोटेंशियल है। समराइज करने के लिए स्लो डिपोलाइजेशन एंड रैपिड डिपोलाइजेशन ये सोडियम की वजह से, और रैपिड डिपोलाइजेशन फिर स्लो पोटेशियम की वजह से, सोडियम एंट्री पोटेशियम एग्जिट। लेकिन कार्डियक मसल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम आते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पे, जो हमारा टॉपिक है। ये देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये भी कार्डियक मसल में भी -90 मिली वोल्ट है, यहाँ पर रह गया, दिखाया नहीं गया है, -90 मिली वोल्ट। और जब स्टिमुलस आता है एट्रियम मसल में या वेंट्रिकल मसल में, तब रैपिडली सोडियम एंट्री होती है, तो देयर इज रैपिड डिपोलाइजेशन। स्टार्टिंग में रैपिड है, तो स्केलेटल मसल से डिफरेंस हो गया, रैपिड डिपोलाइजेशन बिकॉज ऑफ द रैपिड सोडियम एंट्री। और कुछ बुक्स में यहाँ पर सोडियम का कैल्शियम भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग सिर्फ सोडियम याद रखें, क्योंकि गेनोंग में मैंने कोट किया है आगे, सिर्फ सोडियम का ही एंट्री यहाँ पे शो करी है, तो आप लोग यही याद रखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गेनांग को हम कोट कर सकते हैं, आप लोग भी जब कभी लिखें तो गेनांग को कोट कर दीजिएगा। तो ये 0 फेज कहला रही है डिपोलाइजेशन, रैपिड डिपोलाइजेशन 0 फेज बिकॉज द रैपिड सोडियम एंट्री। अब ये पहुंच जाता है 0 तक, फिर ओवरशूट होता है +20 मिली वोल्ट, 20 से 30 तक रेंज है, +20 मिली वोल्ट हम कह सकते हैं, यहाँ पर पहुंच गया, डिपोलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर सोडियम चैनल्स क्लोज हुई
लेकिन सोडियम चैनल फास्ट सोडियम चैनल क्लोज होती है, स्लो सोडियम चैनल ओपन हो जाती है, तो थोड़ी सोडियम एंट्री स्लोली रहती है। यहां से रिपोलाइजेशन स्टार्ट हो गया। रिपोलाइजेशन में 3 फेज है। ये फर्स्ट फेज नीचे आ रही है, ये फर्स्ट फेज है इनिशियल रिपोलाइजेशन, फिर ये सेकंड फेज है, फिर ये थर्ड फेज है। तो जो इनिशियल रिपोलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पोटेशियम इफ्लक्स होना शुरू हो गया, पोटेशियम बाहर स्लोली जाना शुरू हो गया, तो ये अल्टीमेटली फिर +20 से 0 तक आ जाता है। इनिशियल रिपोलाइजेशन बिकॉज द पोटेशियम इफ्लक्स। यहां पर क्या होता है कि 0 पर जब ये पहुंचता है तो कैल्शियम एंट्री भी स्टार्ट हो जाती है। तो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और फिर उसमें मेम्ब्रेन पोटेशियम में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो देयर इज अ फ्लैट लाइन आर दिस इज नॉन द प्लेट्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है प्लेट्यू। तो प्लेट्यू मेनली कैल्शियम की एंट्री से हो गया, जो पोटेशियम की एग्जिट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और यही सबसे लंबा पीरियड है एक्शन पोटेंशियल में, प्लेट्यू। इसके बाद में क्या है, सोडियम चैनल, जो स्लो वाली सोडियम चैनल है वो भी क्लोज हो जाती है, कैल्शियम चैनल भी क्लोज हो जाती है। अब खाली पोटेशियम चैनल ओपन है, और अब फास्ट पोटेशियम इफ्लक्स यानी एग्जिट होगा, रैपिड रिपोलाइजेशन होगा, और ये वहां से पहुंचते हुए अल्टीमेटली -90 मिलीवोल्ट तक आ जाता है। तो रैपिड रिपोलाइजेशन, और फिर उसके बाद में फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 पे रिस्टोर हो गया। लेकिन फिर वही बात होगी कि कुछ एक्स्ट्रा सोडियम बाहर है, कुछ एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आ गया है, कुछ एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर चला गया है, और कुछ एक्स्ट्रा कैल्शियम अंदर आ गया है। यहाँ पे फिर सोडियम पोटेशियम पंप का रोल है, जो आयनिक कंसंट्रेशन को रिस्टोर करता है, और यहाँ पर कैल्शियम जो एक्सिस में अंदर है उसके लिए सोडियम कैल्शियम पंप है। तो फिर समराइज कर लें कि रैपिड डिपोलाइजेशन 0 फेज है, सोडियम एंट्री की वजह से, रैपिड सोडियम एंट्री, सोडियम चैनल क्लोज हो गई, फास्ट स्लो ओपन हो गई, पोटेशियम इफ्लक्स होना शुरू हो गया, लेकिन फौरन ही कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया, प्लेट्यू आ गया इनिशियल डिपोलाइजेशन बाद। उसके बाद में कैल्शियम सोडियम चैनल बंद हो गई, पोटेशियम जो है रैपिडली इफ्लक्स हो रहा है, रैपिड रिपोलाइजेशन हो गया, और उसके बाद में पंप्स का रोल है। तो यही चीज जो हम लोग डिस्कस करी है, यही इस टेक्स्ट में, जो अगर इम्तिहान में आप लोगों को लिखना है तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे, 0 फेज ऑफ रैपिड डिपोलाइजेशन, ये वाली, when impulse from SA node reaches to the atrial and then to ventricular muscle, there occurs depolarization in these muscles and the muscles get excited. Their potential from -90 millivolt reaches up to the +20 millivolt. यहाँ पर +20 millivolt पहुंच गए. And this is mainly due to increase in sodium permeability resulting in sodium ion influx. ये मैंने गेनॉन्ग कोट कर दिया है, तो आप लोगों भी यही याद रखिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, और गेनॉन्ग को आप कोट कर सकते हैं। ये फेज जो रैपिड डिपोलाइजेशन की बहुत छोटी होती है, क्योंकि रैपिड डिपोलाइजेशन हो रहा है, दिस ऑफ 2 मिलीसेकेंड और 0.002 सेकेंड। आफ्टर रैपिड डिपोलाइजेशन, रिपोलाइजेशन स्टार्ट, जो कि 3 फेजेस थी। फेज 1 इनिशियल रिपोलाइजेशन, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। A rapid initial repolarization with fall of action potential from +20 to 0 millivolt due to increase in potassium permeability causing transient potassium efflux, slow potassium efflux हो रहा है, and decrease in permeability causing decrease sodium efflux. Sodium efflux decrease होना शुरू किया, क्यों? कि there is because closure of fast sodium channels and opening of slow sodium channels. दिस फेज लास्ट अगेन फॉर 2 मिलीसेकेंड, बहुत शॉर्ट फेज है। उसके बाद में जो लॉन्गेस्ट फेज है वो प्लेट्यू की है। फेज 2, ए प्लेट्यू फेज इन विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल शोज नो चेंज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम इनफ्लक्स, while slow opening of calcium channels start which cause slow calcium influx and potassium efflux, यानी calcium entry और potassium exit. They continue at a slow rate and neutralize effect of each other, and there is a record of action potential shows a flat line that is called plateau. ये फेज सबसे बड़ी है। दिस फेज लास्ट फॉर 200 मिलीसेकेंड इन एट्रियल मसल and 300 millisecond in ventricular muscle action potential. फिर फाइनल स्टेज, फाइनल फेज है ये रैपिड रिपोलाइजेशन की। A stage of final repolarization with rapid fall during last stage
इन विच मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉल्स टू रेस्टिंग वैल्यू ऑफ -90 मिलीवोल्ट, यहाँ पे आ गया है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम सोडियम इन्फ्लक्स बट विद रैपिड पोटेशियम इफ्लक्स विच कंटिन्यूज टिल एंड ऑफ रिपोलराइजेशन। तो दिस फेज लास्ट फॉर 50 to 80 मिली सेकेंड। अब ये फेज 4 पोलराइज स्टेज, पोलराइज यानी कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, या रेस्टिंग फेज भी कहेंगे। इन दिस फेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड और रिस्टोर्ड। साथ ही साथ जो आयनिक कंपोजिशन है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का, सोडियम कैल्शियम अंदर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, पोटेशियम थोड़ा सा बाहर ज्यादा हो गया है, दैट इज रिस्टोर्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप एज वेल एज सोडियम कैल्शियम पंप। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल इज 250 to 350 मिलीसेकेंड, मीन्स 0.25 to 0.35 सेकेंड, यानी एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल से काफी ज्यादा है। ये देखिए फिर से कि जब एक बार इम्पल्स यहां पहुंची एट्रिया में तो सारे एट्रियम एक साथ फैल गए बिकॉज ऑफ द एट्रियल फिजियोलॉजिकल सिंसिशियम, और जब वेंट्रिकल में इम्पल्स गई तो पूरे वेंट्रिकल में एक साथ फैल जाती है, दैट इज ड्यू टू वेंट्रिकल फिजियोलॉजिकल सिंसिशियम। तो ये स्प्रेड हो रहा है इन होल ऑफ द कार्डियक मसल रैपिडली बिकॉज ऑफ द हार्ट मसल्स आर दैट इज फिजियोलॉजिकल सिंसिशियम। ये इसलिए डायग्राम मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि एट्रियल मसल, ये एट्रियल मसल का एक्शन पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट सेम शेप है और सेम फेजेस हैं ये वेंट्रिकल मसल का, लेकिन ड्यूरेशन में फर्क है। वेंट्रिकल मसल का ड्यूरेशन ज्यादा है, एट्रियल मसल का ड्यूरेशन कम है। इसी तरह से ये देखें आप कॉमन बंडल ऑफ इसका भी एक्शन पोटेंशियल सेम शेप है, फिर ये बंडल राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस इनका भी शेप है, लेकिन इनका ड्यूरेशन वेंट्रिकल मसल के मुकाबले में ज्यादा आ रहा है। ये प्रोकेंजिया फाइबर्स का है, तो ये सब शेप एक ही जैसा है एक्सेप्ट कि जो ऐसे नोड है इसका शेप अलग है एक्शन पोटेंशियल का, और एवी नोड का, इन दो का शेप अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सबका शेप सेम है, ड्यूरेशन का फर्क। तो यहां पर एक्साइटेबिलिटी कंप्लीट हो गई। नाउ अबाउट ऑटोरिदमिसिटी, कि अपने आप से इम्पल्स जनरेट हो रही है, वो कैसे हो रही है और कैसे फिर मसल में वो फैलती है। तो यहां पर आप देखिए माइनस, ये ऐसे नोड के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे नोड के अंदर जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट होती है, जबकि और जगह पर -90 है, लेकिन यहाँ पे -55 से -75 कह सकते हैं, -55 मिलीवोल्ट ये है। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक डिफरेंस है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है ऐसे नोड में अपने आप से सोडियम लीक होना शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर इज सोडियम लीकी चैनल, सोडियम एंट्री स्टार्ट हो गई, लीकिंग शुरू हो गई। तो ये जो फर्स्ट हाफ है ये पेसमेकर पोटेंशियल कहला रहा है, यहाँ तक -55 से 40 तक जा रहा है, ये पेसमेकर पोटेंशियल है, ये प्री पोटेंशियल भी कह रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट हाफ है इट इज ड्यू टू सोडियम लीकी चैनल, सोडियम लीकिंग। तो ये स्लोली सोडियम लीक कर रहा है और यहाँ पर एंट्री शुरू हो गई और मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगा। तो फर्स्ट हाफ इज ड्यू टू सोडियम लीकिंग। जो सेकेंड हाफ है यहाँ पे स्लो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाती है, सेकेंड हाफ इज ड्यू टू स्लो कैल्शियम एंट्री। तो ये पूरा स्लो डिपोलराइजेशन है। इट इज वन द प्री पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर पोटेंशियल। फर्स्ट हाफ ड्यू टू सोडियम लीकिंग एंड सेकेंड हाफ ड्यू टू स्लो कैल्शियम। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है जब ये 40 मिलीवोल्ट पहुंच गया, दैट इज थ्रेशोल्ड और फायरिंग। तो कैल्शियम चैनल्स जो स्लो थी अब फास्ट ओपन होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम नॉट सोडियम। तो ये एक डिफरेंस है, इसमें कैल्शियम की एंट्री हो रही है तो रैपिड डिपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ ओनली कैल्शियम, सोडियम का रोल इसमें ऑलमोस्ट नील है। तो यहां भी हम गैनाम कोट करेंगे, कुछ बुक्स में शायद सोडियम भी लिखा हुआ होगा, लेकिन आप गैनाम के हिसाब से चलिए तो सिर्फ कैल्शियम चैनल्स रैपिडली ओपन हो रही है और ये अल्टीमेटली पहुंच जाता है यहाँ पर +20 मिलीवोल्ट तक, या +5 मिलीवोल्ट, सॉरी +5 मिलीवोल्ट यहाँ पर। इसके बाद
चैनल्स ये बंद होना शुरू हो जाती है कैल्शियम की, और पोटेशियम एग्जिट होना शुरू होता है। ये रैपिड रिपोलराइजेशन हो रहा है, रैपिड रिपोलराइजेशन, और पोटेशियम जो है बाहर की तरफ जा रहा है, और अल्टीमेटली फिर ये -55 मिलीवोल्ट तक आ गया, रिपोलराइजेशन हो गया। लेकिन जैसे ही -55 पर आया, बिकॉज दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज अचीव्ड इट इज अनस्टेबल, अगेन सोडियम लीकी चैनल्स ओपन हो गई और सोडियम लीकिंग शुरू हो गई ऑटोमेटिकली विदाउट एनी स्टिमुलस, और वो साइकिल रिपीट हो जा रही है। तो समराइज करने के लिए पेसमेकर पोटेंशियल, फर्स्ट हाफ ड्यू टू सोडियम लीकिंग, सेकेंड हाफ ड्यू टू स्लो कैल्शियम चैनल्स एंट्री ओपनिंग एंड कैल्शियम एंट्री, डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल का रैपिड ड्यू टू रैपिड कैल्शियम एंट्री, और रैपिड रिपोलराइजेशन ड्यू टू रैपिड पोटेशियम एग्जिट। अगेन द साइकिल इज रिपीटेड। ये डायग्राम की मदद से हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसी को हम टेक्स्ट में देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए टिश्यू टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्स रेगुलरली एंड रिथमिकली इज कॉल्ड ऑटोरिथमिसिटी और सेल्फ एक्साइटेशन, अपने आप से एक्साइट हो रहा है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पेसमेकर टिश्यू सच एज SA node, sinoatrial node. The sinoatrial node has the property of spontaneous automatic generation of pre-potential or pacemaker potential, that is followed by action potential, which is this. The ionic channel in the cell membrane of pacemaker tissue open and close spontaneously. अब ये प्री पोटेंशियल बारे में बता रहे हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द SA node इज -55 मिलीवोल्ट, जबकि और पेसमेकर टिश्यूज में ये -90 है। नॉर्मल राइज ऑफ प्री पोटेंशियल इज 15 मिलीवोल्ट, -55 से ये -40 तक पहुंच रहा है, तो ये 15 मिलीवोल्ट का राइज है। दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अनस्टेबल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीकी सोडियम चैनल्स resulting in leaking of sodium ions into pacemaker fibers, causing slow depolarization, that is in first half of pacemaker potential. In second half pre-potential is primarily due to slow calcium influx to complete the pre-potential. Pre-potential बात हो गई। अब एक्शन पोटेंशियल के बारे में लिखा है, that is this part, rapid depolarization, rapid depolarization. Rapid depolarization, once the membrane potential from resting stage of -55 achieves a threshold value of -40, यहां तक पहुंच गया -40 पर, there occurs a rapid depolarization up to +5 millivolt, largely due to increase in long-lasting calcium influx. और ये लिखा हुआ इस बुक के अंदर, with no contribution of sodium ion, गैनांक को कोट किया है। यही याद रखिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। Then rapid repolarization starts with potassium efflux and membrane potential falls rapidly towards the baseline. ये यहाँ पर आ गया। And then the cycle is repeated. So each impulse triggers the next impulse. And normally the SA node generates impulse regularly at an interval of approximately 0.8 second, जो cardiac cycle का period है। It is responsible for the heart rate 75 beats per minute. ये देखिए डायग्राम, ये एक्शन पोटेंशियल है वेंट्रिकल मसल का, और ये SA नोड का पेसमेकर पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल है। तो दोनों का कंपैरिजन इसमें शो किया है। ये ड्यूरेशन है और ये पोटेंशियल है मिलीवोल्ट में। और ये हमने पहले ही बताया था कि नॉर्मल SA नोड का पेसमेकर और एक्शन पोटेंशियल है ये इस तरह से। और अगर हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करें तो जल्दी जल्दी जनरेट होना शुरू हो गया, रेट बढ़ जाएगा और एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन का इफेक्ट, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व का इफेक्ट है कि ये दूर दूर यानी बहुत स्लो जनरेशन होता है ऐसे नोड से, तो हार्ट रेट भी कम हो जाता है और इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो गया, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी कम हो जाता है। ये लास्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है हार्ट मसल की, कंडक्टिविटी।
तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेस मेकर कंडक्टिंग सिस्टम ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो ऑलमोस्ट वही है। थोड़ा सा इसमें और बताएंगे। कंडक्टिविटी इज एबिलिटी टू प्रोपेगेट एन इम्पल्स। फॉर कंडक्टिविटी ऑफ कार्डिक इम्पल्स ए कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल देयर इज for conductive cardiac impulse or cardiac muscle action potential, there is specialized conducting and conductive system in the heart। ये हमारा ऑलमोस्ट डिस्कस किया हुआ है कि ऐसे नोड तो पेसमेकर है, बाकी ये जो है कंडक्टिंग सिस्टम है। ये देखिए ऐसे नोड, ये 3 इंटरनोडल फाइबर्स हैं, प्रीफरेंशियल चैनल्स है। ये एवी नोड है, कॉमन बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और ये पुरकुंजे फाइबर्स। यहाँ पर ये शो हो रही है एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ बैकमेन, मिडिल वेंकेबैक और पोस्टीरियर थोरल। एंटीरियर से एक ब्रांच आ रही है लेफ्ट एट्रियम में, ये बैकमेन्स बंडल। तो इस तरह से जब एट्रियम पहुंचते हैं तो दोनों एट्रिया एक साथ कंडक्ट करते हैं। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है। इसमें जो अलग से बताने वाला वो ये है। Conductivity is ability to propagate an impulse. In conductivity, the depolarization is initiated in SA node, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, जो ऑटोरिथमिसिटी में हम लोग ने अभी डिस्कस किया है, एंड देन इट स्प्रेड्स थ्रू द एट्रियल वॉल टू द एवी नोड। यहाँ से होता हुआ एवी नोड तक पहुंच गया। तो उसके बाद में एट्रियल का नंबर आया, एट्रियल डिपोलाइज हुआ। एट्रियल डिपोलाइजेशन इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड। फिर एवी नोड पे आ गया। कंडक्शन इन एवी नोड इज स्लो एंड देयर इज डिले ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.09 सेकेंड, जिसे हम एवी नोडल डिले कहते हैं। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पर इम्पल्स रुकना जरूरी है। इसी बीच में ब्लड यहाँ पर आ जाता है वेंटिकल में एट्रिया कंट्रैक्ट करने पर, और फिर जब ब्लड यहाँ बढ़ जाता है हर वेंटिकल में 70 ml, तब इम्पल्स यहाँ चलना शुरू होती है। फिर वेंटिकल एक्साइट होगी, वेंटिकल कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है ओटी में चला जाता है। तो अब ये एवी नोड से होता हुआ जब वेंटिकल में आएगा तो फर्स्ट पार्ट ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ वेंटिकल्स टू बी एक्साइटेड इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब वेंट्रिकल में depolarization the ventricular muscle starts at the left side of interventricular septum and then moves to the right across mid portion septum। यानी इम्पल्स ये लेफ्ट ब्रांच में जा रही है, राइट में जा रही है, और लेफ्ट से राइट में भी आती रहती है। इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम के थ्रू ये लेफ्ट से राइट में भी आती रहती है। द वेव ऑफ depolarization then spreads down to the septum to the apex of heart। ये पोर्शन एपेक्स कहलाता है। ये एपेक्स की तरफ आ रही है इम्पल्स, और एपेक्स बाद में ये पोर्शन बेस कहलाता है। वापस मुड़ के फिर बेस की तरफ जाती है। इट रिटर्न्स along the ventricle walls of the atrioventricular groove, moving from the endocardium to the epicardial surface। यानी इधर जाके जब वेंट्रिकल मसल को एक्साइट करती है तो अंदर एंडोकार्डियम है, फिर मायोकार्डियम बाहर बीच में, और बाहर एपिकार्डियम। तो इम्पल्स एंडोकार्डियम से होती हुई मायोकार्डियम से होती एपिकार्डियम में पहुंचती है, तो उधर भी जाती है। और राइट वेंट्रिकल जो है थोड़ा सा अर्लियर एक्टिवेट हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में, लेकिन दोनों इतने फास्ट हो रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक साथ कंडक्ट करते हैं। तो हाई कंडक्शन वेलोसिटी इन पुरकुंजे फाइबर्स एंश्योर्स दैट बोथ वेंट्रिकल्स कंडक्ट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, व्हिच इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रैक्शन। ये टाइम ऑफ अपीयरेंस है कि ऐसे नोड के बाद कितने देर के बाद ये एवी नोड पहुंची। फिर एवी नोड के ये ऐसे नोड में 0.03 सेकेंड, एवी नोड 0.13, फिर बंडल ब्रांचेस 0.03, पुरकुंजे फाइबर्स, फिर एंडोकार्डियम एपिकार्डियम। फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेडिसिन वाले स्टूडेंट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये एंड हो गया टॉपिक। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, जैसे डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट, यहाँ पे लिख दिए हैं। ये पूछा जा सकता है। ये अलग अलग एक्सप्लेन एक्साइटेबिलिटी या ऑटोरिथमिसिटी या कंडक्टिविटी, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेस मेकर पोटेंशियल पर अक्सर शॉर्ट नोट आता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ लीकी सोडियम चैनल्स इन डेवलपमेंट ऑफ पेस मेकर पोटेंशियल या प्री पोटेंशियल। फिर एक क्वेश्चन है जो मेरा फेवरेट है कि एक लेवल डायग्राम बनाइए, चाहे वो स्केलेटल मसल का हम पूछें या कार्डिक मसल का। मैं लेवल डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल एंड आल्सो शो आयोनिक बेसिस ऑफ डिफरेंट फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसी डायग्राम में
आप डिपोलाइजेशन किस वजह से हो रहा है, रिपोलाइजेशन किस वजह से हो रहा है, प्लेटिव किस वजह से है, वहीं पे आप आयंस को लिख दीजिए, आयनिक बेसिस को। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल एंड ऑफ कार्डियक मसल। तो ये मेरी कोशिश रही है कि मैं इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूं, और मैंने ये भी कोशिश करी कि हर स्लाइड में मैं डायग्राम को चाहे रिपीट करूं, जिससे समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में और अच्छा आया होगा, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और नेक्स्ट हम फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन स्टे सेफ, बी केयरफुल, continue your study, all the best, and thank you very much. Bye bye.